बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका और चीन आए आमने सामने। चीन और अमेरिका में बड़ी तकरार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 50% अतिरिक्त टैरिफ पर चीन ने जताया सख्त एतराज, कहा आखिर तक लड़ने को है तैयार। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। क्या आर्थिक मंदी के दौर की ओर जा रही है दुनिया? चर्चा करेंगे कार्यक्रम में, साथ ही दिखाएंगे काठमांडू में आज फिर हुए राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन। कई संगठन हुए शामिल, सड़कों पर सुरक्षा बल तैनात। दिखाएंगे काठमांडू से ग्राउंड रिपोर्ट। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच होगी बात। शनिवार को मिलेंगे दोनों देशों के प्रतिनिधि। रूस ने किया इस कदम का स्वागत। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने किया था ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, कल हुए इजरायली हमले में 58 लोगों की हुई मौत। राहत संस्था पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट ने की मांग, 2 हफ्ते पहले इजरायली हमले में मारे गए 15 इमरजेंसी वर्कर्स की हत्या की हो स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच। दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक और चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन वक्त रहते अमेरिका पर जवाबी टैरिफ नहीं हटाता है तो वो चीन पर मौजूदा टैरिफ तो लगाएंगे ही, साथ ही 50% का अतिरिक्त टैरिफ और लगा देंगे। यानी अमेरिका में चीन से आयात होने वाली चीजों पर 104% टैरिफ लग जाएगा। इससे दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कारोबारी जंग की ओर बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। इस बारे में बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता डेविड विलिस। वॉल स्ट्रीट में घंटी बजने के साथ ही ट्रेडिंग का एक और बुरा दिन खत्म हुआ। S&P 500 इंडेक्स में कुछ समय के लिए उछाल आया जब ये लग रहा था कि अमेरिका टैरिफ्स पर रोक लगा सकता है, लेकिन जब ये बस अफवाह निकली तो इसमें फिर गिरावट आ गई। डाउ भी करीब 350 पॉइंट्स के नीचे बंद हुआ। टैरिफ्स पर रोक लगाना शायद प्लान का हिस्सा नहीं है। कल इस्राएली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर चीन अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बंद नहीं करता तो वो उस पर और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। अगर ऐसा होता है तो चीन से आयात होने वाली चीजों पर 104% टैरिफ लग जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इसका बस एक ही समाधान है कि चीन उन शर्तों पर ट्रेड डील करे जो अमेरिका के लिए फायदेमंद हो। We have $36 trillion of debt for a reason. And the reason is that हमारे ऊपर $36 ट्रिलियन का कर्ज है और इसकी वजह ये है कि लोगों ने इसे बढ़ने दिया। तो हम चीन और बाकी कई देशों से बात करेंगे और अगर हम दूसरों के बजाय अमेरिका के लिए एक अच्छा सौदा कर पाते हैं तो यही अमेरिका फर्स्ट की नीति है। ट्रंप के लिबरेशन डे की घोषणा पर वैश्विक प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ रही है। पिछले बुधवार से शेयर मार्केट में खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इस बीच अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदार अपने अगले कदम पर विचार कर रहे हैं। वहीं चीन कह रहा है कि वो पीछे नहीं हटने वाला। ट्रंप के टैरिफ के ऊपर एक और टैरिफ लगाने की धमकी के बाद चीन ने अमेरिका पर ब्लैकमेल और आर्थिक तौर पर धमकाने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि चीन आखिरी दम तक टैरिफ्स का मुकाबला करने वाला है। लेकिन मंदी की बढ़ती चिंताओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप के कुछ करीबी लोग भी बेचैनी जाहिर कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए हेज फंड मैनेजर और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक बिल एक्मैन ने कल से लागू होने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों की रोक लगाने की बात कही और चेतावनी दी कि इसके बिना अमेरिका को अपनी ही वजह से लाई गई आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार को ट्रेडिंग के दौरान एशियाई बाजारों में कुछ बढ़त देखी गई, लेकिन अभी भी डर है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहे इस ट्रेड वॉर का असर जल्द ही दुनिया भर में दिखना शुरू हो सकता है। बीबीसी संवाददाता डेविड विलिस की रिपोर्ट। अब ऐसे में चीन के पास क्या विकल्प है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडॉनल्ड। What might Beijing do? Well, it's interesting. चीन क्या कर सकता है, ये दिलचस्प सवाल है। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ वायर सर्विस के एक सीनियर एडिटर, जिनके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अच्छे कनेक्शन है, वो कहते हैं कि उन्होंने जो सुना है उसके मुताबिक चीन अमेरिका के कृषि उत्पादों पर अच्छा खासा टैरिफ बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। इनमें सोयाबीन, ज्वार जैसी चीज़ें तो शामिल है ही, साथ ही अमेरिका से एक्सपोर्ट होने वाली पोल्ट्री पर भी पूरी तरह से बैन लगाया जा सकता है, जिसका सीधा असर ट्रंप समर्थक अमेरिकी राज्यों पर पड़ेगा। इसके अलावा फेंटानिल से जुड़े मसलों पर दोनों देशों में बनी सहमति भी खत्म हो सकती है और चीन अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली सभी अमेरिकी फिल्मों की टेप्स और सीडीज पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। It's just escalating by the day.
हालांकि कुछ दिनों से गिरावट देखने के बाद यूरोपीय बाजार थोड़ी बढ़त के साथ खुले। ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के बाजारों में भी बढ़त देखने को मिली। वहीं ताइवान और सिंगापुर के शेयर बाजारों में और गिरावट दर्ज की गई। और इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की तैयारी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाले बयान में बताया कि अमेरिका ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम पर बात करने वाला है। ये वही परमाणु समझौता है जिससे अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिका को अलग कर लिया था। ट्रंप ने कहा कि शनिवार को ईरान के साथ एक बातचीत होनी है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर बातचीत विफल हुई तो ईरान बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री और ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ के बीच ओमान में बातचीत होने वाली है। और बात भारत के पड़ोसी देश नेपाल की, जहां खत्म हो चुकी राजशाही को फिर से वापस लाने की मांग लगातार हो रही है और उसे लेकर प्रदर्शन भी रुक नहीं रहे हैं। आज नेपाल की राजधानी काठमांडू में फिर से राजशाही और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग के साथ लोग सड़कों पर उतरे। देखिए वीडियो जर्नलिस्ट संदीप यादव और बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट। राजशाही खत्म कर लोकतांत्रिक गणराज्य बने नेपाल में 2 दशक के भीतर ही फिर से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही की वापसी के लिए आवाजें उठने लगी हैं। राजा और हिंदू राष्ट्र दोनों अंतर संबंधित है। राजा हिंदू राष्ट्र का अभिभावक है, तो इसलिए हमको हमारा संस्कृति का, हमारा धर्म का अभिभावक चाहिए। जो परंपरा से चले आए हुए राष्ट्र संस्था था, वो राष्ट्र संस्था इलीगल तौर से कुछ लोगों ने विदेशियों का एजेंडा बोक कर यहाँ का मूल्य, मान्यता और परंपरा को नष्ट कर दिया। अधिकतर लोग राजनीतिक अस्थिरता, कथित भ्रष्टाचार और खराब शासन से निराश हैं कि यहाँ पे कुशासन, बैड गवर्नेंस और करप्शन जो वजह ने ये अभी का प्रोटेस्ट को फिल अप किया। उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि बेटर गवर्नेंस आएगा, उन लोगों का काफ़ी डे टू डे लाइफ में ईज होगा, रोजगारी वगैरह मिलेगा, लेकिन वो सब नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी ये प्रोटेस्ट का रूप ले रहे हैं। लेकिन क्या राजशाही की वापसी नेपाल के हालात का समाधान है? नेशनल असेंबली के चेयरमैन नारायण दहाल जनता के असंतोष को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन मानते हैं कि नेपाल में राजशाही की वापसी की गुंजाइश नहीं है। तो हमको लगता है कि हमने कुछ तो गलत किया होगा शायद, इसलिए लोग हमसे असंतुष्ट है, हमारे खिलाफ में आवाज़ दे रहे हैं। कि हमारे खिलाफ में आज आवाज़ देने वाले लोग सब राजशाही के पक्ष में आए करके तो ये कभी है नहीं। उसको हमेशा के लिए गणतंत्र फेंकने के लिए, राजतंत्र लेने के लिए नहीं कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम जाओ, दूसरा आएंगे। लेकिन हमको एक पता लगता है कि अब हम कुछ आगे बढ़ना चाहिए। नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को फिर से सत्ता में लाने के लिए आंदोलन की अगुवा राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी इसे बदलना चाहती है। जिस तरह से लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, सरकार को वार्ता के माध्यम से संबोधन करना होगा, नहीं तो नेपाल में पता नहीं क्या स्थिति होगा। उन लोगों को बांग्लादेश और सीरिया की नेता जैसे भागे, श्रीलंका में हमने देख लिया, उनको भागने की जगह भी संभवतः नहीं मिल जाएगी। लेकिन सरकार का मानना है कि राजा की वापसी की मांग करने वाले लोग पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते। संविधान सभा के द्वारा इस देश में गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई है। मुट्ठी भर लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ एक ऐसा व्यवस्था हो जाए जहाँ फिर से ज्ञानेंद्र राजा हो जाए, फिर से वो टेक ओवर कर लें। इसमें जितने लोग जो हैं एग्रेसिव भाषण किए या उसको उकसाने का प्रयास किए, उन लोगों को गवर्नमेंट अरेस्ट कर चुकी है। एक अहिंसक आंदोलन करने का नेपाल के संविधान में सभी को अधिकार है, लेकिन कोई हिंसक आंदोलन उसको करे, देश को जलाने का प्रयास, गवर्नमेंट तो देख के चुपचाप नहीं बैठ सकती है ना। नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन ने लोगों की भावनाओं को जगाया है, लेकिन क्या इस देश में असली लड़ाई विकास से जुड़ी है? सरकार पर जनता के बढ़ रहे इस दबाव का क्या कोई नतीजा निकलेगा, ये देखने की बात होगी। संदीप यादव के साथ दिलनवाज पाशा, बीबीसी काठमांडू। और खबर गाजा से, जहां हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल हुए इजरायली हमले में 58 लोगों की मौत हुई है। पिछले महीने गाजा में इजराइल ने हमले करने फिर शुरू किए, जिसकी वजह से वहां हर दिन लोग मारे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष विराम और गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के काम को फिर से शुरू करने की अपील की है।
और फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट ने 2 हफ्ते पहले गजा में इजरायली हमले में मारे गए 15 स्वास्थ्य कर्मियों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ये हत्याएं जानबूझकर की गई हैं। इसे लेकर इजराइल पहले अलग अलग दावे कर रहा था, मगर अब इजराइल ने माना है कि उसके शुरुआती दावे गलत थे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संपादक जेरेमी बोवेन की रिपोर्ट। उन 15 स्वास्थ्य कर्मियों और इमरजेंसी वर्कर्स के शवों को ढूंढने में 1 सप्ताह लग गया, जिन्हें इजरायली सेना ने दक्षिणी गजा में मारा था। हमले में नष्ट हुई गाड़ियों के साथ उन्हें एक बड़ी कब्र में दफना दिया गया था। गजा में इजरायली सैनिकों के बर्ताव को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। वो है कि वहां क्या हुआ था और स्वास्थ्य कर्मी क्यों और कैसे मारे गए। कब्र से निकाले गए शवों को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। उनके पास से एक मोबाइल फोन मिला। उसमें मौजूद वीडियो इजराइल को उसके शुरुआती दावे से मुकरने पर मजबूर करता है, जिसमें कहा गया था कि उनके सैनिकों ने अंधेरे में बिना लाइट्स के बढ़ रही संदिग्ध गाड़ियों पर गोलीबारी की थी। इस मामले में फलस्तीनी रेड क्रिसेंट एक स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। लाइटें जल रही थी, फिर उन्हें क्यों मारा गया? आपने उन्हें मारने के बाद एम्बुलेंस को तबाह और बर्बाद क्यों किया और उसे आपने जमीन के भीतर छिपाने की कोशिश क्यों की? शव को क्यों छुपाया? क्यों? फलस्तीनी रेड क्रिसेंट के स्वास्थ्य कर्मी रिफत रादवान ने मारे जाने से कुछ मिनट पहले एक वीडियो बनाया था जो कई सवाल खड़े करता है। ये वीडियो कब्र में उनके शव के पास मिले फोन में था। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि काफिले की गाड़ियों की इमरजेंसी लाइटें जल रही हैं। गोलीबारी करीब 5 मिनट तक चलती रही। गोलीबारी की आवाज के बीच रिफत रादवान की आखिरी इबादत को सुना जा सकता है। इजराइल बिना सबूत पेश किए अभी भी ये दावा कर रहा है कि मारे गए लोगों में हमास के 6 चरमपंथी शामिल थे। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहद ऑलमर्ट ने आधिकारिक दावे पर सवाल उठाए हैं। मेरा मानना है कि इससे कुछ छुपाने की बू आ रही है। इसराइल के उस सैन्य इकाई के गलत बर्ताव की बू आ रही है। ये रेड क्रिसेंट के कर्मचारियों का जनाजा था। गजा में मौजूद यूएन के मुताबिक इस जंग में अब तक 408 सहायता कर्मी मारे गए हैं। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि युद्ध में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। इजराइल ने अब माना है कि उसके सैनिकों ने काफिले पर हमला कर गलती की है। इजराइल गजा में युद्ध अपराध के आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है। इन सबूतों से युद्ध की एक और बर्बरता सामने आई है। और खबर पाकिस्तान से, जहां एक महिला को योग करना भारी पड़ा। महिला के मुताबिक उन्हें योग करते वक्त कथित तौर पर परेशान किया गया। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के शहर लाहौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसकी हेडलाइन थी, पाकिस्तान में योग की इजाज़त नहीं है। इस पूरे मामले का सच क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की ईशा अमजद से, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ये वीडियो शेयर किया था। देखिए बीबीसी संवाददाता नाजिश जफर और फुरकान इलाही की रिपोर्ट। मुझे ये चीज़ इतनी बुरी नहीं लगी कि मुझे गार्ड ने बोला है, गार्ड की नौकरी है, वो वहाँ पर हैं, पार्क से निकाल रहे हैं, इज्जत से बोल रहे हैं, ठीक है मैं चली जाऊँगी, उसका मसला नहीं है। लेकिन जो मर्द बैठ के मुझे कब से घूर रहे हैं, वो आके फिर मुझसे बदतमीज़ी से भी बात कर रहे हैं और फिर मुझे मना भी कर रहे हैं कि आप ये नहीं करें, वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। मेरा नाम ईशा अमजद है, मैं लाहौर में रहती हूँ, मैं वर्जिश सिखाती हूँ, मैं पिलाटीज इंस्ट्रक्टर हूँ। जो चीज़ नई हुई मेरे ख्याल में उस दिन वो ये थी कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और लोगों ने देख ली, लेकिन जो चीज़ हुई वो कुछ नई नहीं थी। मैं एक पार्क में थी और मैं वर्जिश कर रही थी और कुछ मर्द हजरात आ गए और वो बस इधर उधर बैठ के देख रहे थे, हंस रहे थे, वीडियोस बना रहे थे और गार्ड आए और गार्ड ने मुझे बोला कि आप ये करने की इजाज़त नहीं। वो जुमले क्या थे जो कहकर वो आपको जाने पे मजबूर कर रहे थे? आप चली जाए यहाँ से, ये अलाउड नहीं है, ये जो आप कर रही हैं ना ये अलाउड नहीं है। मैंने बोला कि आप देख रहे हैं ना कि ये सब लोग बैठे हुए हैं, आपको मुझे भी तो प्रोटेक्ट करना चाहिए, आप इन लोगों को क्यों नहीं कह रहे यहाँ से चले जाए? तो उन्होंने बोला कि इनकी आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना, ये जुमला था।
पोस्ट मैंने किया उस वक़्त एक आवाज़ारी, एक बेबसी, और वो भी एक बहुत सरफेस लेवल बेबसी थी। रिस्पॉन्स बहुत विशियस था। मुझे मैसेजेस आ रहे थे मेरी सहेलियों के, मेरे घर वालों के, कि ईशा कमेंट्स नहीं पढ़ना, परेशान नहीं होना, दिल पे नहीं लेना, ठीक होना। उन्होंने बोला कि ईशा आई एम सो सॉरी दिस हैपेंड, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, अगली बार तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे शायद ये सब लड़कियाँ चाहती हैं वहाँ जाना, जिस तरह मैं भी चाहती हूँ। हम एक दूसरे के साथ हुई चीज़ें लेके इतना गुस्सा सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हमें पता है, एग्जैक्टली पता है कि कैसा महसूस होता है। लेकिन इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि मेरी 2 सहेलियाँ शादीशुदा हैं, तो उनके शौहर भी आए हुए थे, और गार्ड्स जब लड़ रहे थे तो उन दोनों ने थोड़ा फ्रंट पे आ गए और वो गार्ड से बात करने लग गए। और उनमें से मेरी एक दोस्त के शौहर गार्ड को पूछने लग गए कि कहाँ लिखा है आपके पार्क के जो लॉज हैं, कहाँ लिखा है कि ग्रुप में योगा नहीं कर सकते। और मुझे याद पड़ता है कि वो उनको गार्ड को लेके गए थे बाहर, और गार्ड ने अपने पार्क की गाइडलाइंस जो प्रिंटेड थी वो दिखाई थी, और उनमें ना ही योगा के ख़िलाफ़ कुछ था, ना ही औरतों के लिबास के ख़िलाफ़ कुछ था। उसमें सिर्फ एक चीज़ थी कि रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। हंसी आ रही थी मुझे ये सोच के कि पिछली दफ़ा भी मैं चुप करके सिर्फ इसलिए गई थी कि मुझे ये लगा था कि गाइडलाइंस में लिखा होगा कहीं पे कि योगा नहीं कर सकते पार्क में। तो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। अपेरेंटली गाइडलाइंस में सिर्फ ये था कि पब्लिक वीडियोज़ नहीं बनाएं, जो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ बल्कि रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छा लॉ है, ताकि बैकग्राउंड में लोग बेचारे ऐसी वीडियो में ना आ जाएं। और बीबीसी ने DHA के सुरक्षा अधिकारियों और प्रशासन से बात की तो जवाब में हमें वही लिखित निर्देश दिखाए गए जो पार्क के बाहर लगे हुए हैं और जो ईशा को भी दिखाए गए थे। इनमें कहीं भी महिलाओं के योग या वर्जिश करने पर पाबंदी की बात नहीं थी। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।